अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर पॉडकास्ट विद उमर बेग के साथ सेकंड एपिसोड के साथ हम शामिल होते हैं। आज के साथ हमारे साथ डिजिटल आर्टिस्ट ज़िक्री अहमद बैठे हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िक्री अहमद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो ज़िक्री अहमद, आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो हमारे ऑडियंस को आप इंट्रोडक्शन दें कि किस टॉपिक है, क्या नाम है हमारे? आज आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू इंडस्ट्री में किस चीज़ की जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसके हिसाब से हम बात करेंगे, और हम उसकी एक नीश को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे जो है डिजिटल आर्टिस्ट। डिजिटल पेंटिंग भी कहते हैं, अलग अलग जगहों पे उनका अलग अलग नाम है, बट हम उसको सिंपलाइज करें तो हम डिजिटल आर्टिस्ट बोल सकते हैं उसको। इसी तो ज़िक्र अहमद, आपका अगर हम पूछना चाहेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस फील्ड से रिलेटेड हैं और आपने क्या अपनी ज़िंदगी में अर्ली लाइफ में क्या किया है? जी, सबसे पहले तो मैं डिजिटॉनिक्स में जॉब, मैंने इंटर्नशिप यूज़ स्टार्ट की, और वहाँ पर मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर था। बट उसके बाद मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। तो फिर मैंने देखा कि मेरी स्केचिंग और ड्राइंग अच्छी थी, तो फिर मैंने अपनी फील्ड को स्विच कर लिया। फिर मैं डिजिटल आर्टिस्ट की फील्ड में चला गया। जैसे आपने बोला कि आपकी स्केचिंग अच्छी थी, तो कभी आपने ये अपने आप को नहीं देखा कि अगर आप एक आर्टिस्ट बन जाते, ड्राइंग करते और उसको बड़े पैमाने पे कर सकते, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल था, या सोचा नहीं आपने? हाँ, मैंने सोचा था, बट अगर हम देखा जाए तो एज अ सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट होना ये आजकल, और वो भी पाकिस्तान में, मुश्किल है। मुश्किल है सिर्फ आर्टिस्ट होना। डिजिटल आर्टिस्ट आप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपना आर्ट दिखा सकते हैं, वो इजी है बनिस्बत आप एज सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिस्ट रहें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसको, अपनी फील्ड को डिजिटलाइज कर दूं और उसको उसी डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में ले जाऊं। अगर अगर हम चाहें कि हमारी ऑडियंस बिल्कुल वो है कि जिनको पता नहीं है कि डिजिटल आर्ट क्या होती है, तो अगर आप उनको बताना चाहें कि डिजिटल आर्ट है क्या और उससे क्या हम कर सकते हैं? डिजिटल आर्ट बेसिकली एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ही उसमें आती है, ग्रुप में। हम उसको इसलिए हम यूज़ करते हैं, डिजिटल आर्ट्स हम करते हैं, इसमें क्रिएटिविटी आती है। इसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स को बयान कर सकते हैं एज अ पोर्ट्रेट करके। हम काफ़ी अलग अलग स्टाइल से हम ड्रॉ करके बेहतरीन तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट हम उसमें बयान कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, हम इसमें एक्सप्लेनिंग वीडियोस बना सकते हैं। तो इसको, ये एक तरीका है जिस तरीके से हम डिजिटल आर्ट। तो अगर हम इसी के साथ कर रहे हैं, तो डिजिटल आर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे कि मार्केट में उसकी क्या है? क्योंकि अगर आप देखा जाए तो डिजिटल आर्ट, जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड किया था जब वीएफएक्स था, उसके बारे में भी हमारी पब्लिक को नो हाव नहीं थी, तो डिजिटल आर्ट के बारे में भी इतनी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसके बारे में क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मतलब उसके बारे में क्लासेस या सेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, डिजिटल आर्ट जो है वो अभी पाकिस्तान में इतनी इस तरीके से स्प्रेड नहीं हुई जिस तरीके से, अगर हम देखा जाए, जैसे कॉल सेंटर्स हैं और सेल्स हैं। मगर डिजिटल आर्ट एक ऐसी नीश है जो अनडिस्कवर है इन पाकिस्तान। सो इसको हम डिस्कवर कर रहे हैं अभी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नए लोगों को सिखाएं जिनके पास पेंसिल स्किल है, पेंसिल और पेपर स्किल है, कि उनकी स्केचिंग और ड्राइंग लेवल अच्छे हैं, तो हम उन तक ये चीज़ स्प्रेड करें कि वो अपना टैलेंट सब लोगों के सामने रखें। तो आप क्या समझते हैं कि यंग जनरेशन को इसको परस्यू करना चाहिए या इसको थोड़ा टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है कि कौन इस फील्ड के अंदर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फील्ड हो, जिस बंदे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए उसी को उसमें एंटर होना चाहिए। अगर किसी को किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है और वो अगर अब वहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, और जो उसको सिखा रहे हैं, जो उसके साथ हैं, तो उनका भी टाइम वेस्ट आपका कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि उसके बारे में, कि उसके बारे में क्या करना चाहिए और क्या। तो आपने कभी अगर ऐसे अगर हम बात करें कि किसी को आगे करना है, जॉइन करना है, तो वो कैसे जॉइन करेगा? या कोई यूट्यूब चैनल्स होते हैं, तो कोई आप जानते हैं जिसके बारे में हम देख सकें उनकी यूट्यूब वीडियो से, कि नॉब हो जाए कि डिजिटल आर्ट है क्या और कैसे कर सकते हैं उसमें हम काम? अब हम बहुत से हैं। सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा पाथ क्या है, मुझे जाना कहाँ तक है, कि मेरा क्या प्रोफेशनल लेवल है। यूट्यूब है, और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो हमें इस चीज़ की सहूलियत देते हैं, जो हमें खुद सिखाते हैं, डिजिटल आर्ट सिखाते हैं। दे प्रोवाइड पीसीज एंड टैबलेट्स
फॉर डूइंग डिजिटल आर्ट, डिजिटल पेंटिंग। तो हमें उनको चाहिए कि वो उस चीज़ को परस्यू करें और समझें, पहले पहले खुद ट्राई करें कि वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, उसके बाद वो उस चीज़ को अपने ऊपर, अपनी अपनी मार्केट में उस चीज़ को लेकर आएँ। तो अगर जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक हमारा बहुत मैं भी बहुत सवाल पूछता हूँ कि सैलरी के बारे में अगर बात करी जाए तो उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे या बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे? सैलरी बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हैं तो एज इंटर्नशिप आपसे बहुत से और भी काम लिए जाते हैं। लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, एक स्टेप क्रॉस कर चुके होते हैं, तो आपको फिर एक डिजिटल आर्टिस्ट में अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। वो आपके वर्क फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम डिलीवर कर रहे हैं और अपने क्लाइंट को किस तरीके से आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसको मतलब अचीव हम ये समझ सकते हैं कि अगर बेसिक में कोई जा रहा है बिल्कुल इंटर्नशिप में तो उसको ज़्यादा वर्कलोड मिलता है और सैलरी उसके हिसाब से नहीं मिलती, क्योंकि कराची में या पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू ये पाया जाता है कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो उस टाइप की सैलरी नहीं मिल जाती, और अगर हम आगे भी कर लें तो उस टाइप की अर्निंग नहीं जो हम डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिलती। तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये तो हर हर इंडस्ट्री में ऐसा ही है कि न्यूबी से वो ज़्यादा काम वर्कलोड लेते हैं, जो उनके सीनियर्स होते हैं वो उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा डालते हैं, वो अपना वर्कलोड उन पे डाल देते हैं। इसको हम बेसिकली ग्राइंडिंग भी कह सकते हैं एज अ न्यूबी की, कि उसको पता चले कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, उसको समझ आए। तो स्टार्ट में, बट विद द टाइम वो कवर कर लेता है और अपने आप को इंडस्ट्री में अगर एडजस्ट करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है तो वो उसके साथ साथ अपने आप को एडजस्ट कर ले, और फिर उसको जो उसकी वर्थ है उसको वो पे मिलती है, ऐसा नहीं है, मिलती है। जैसे हम मैं जानता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी भी अपनी लाइफ परस्यू करते, तो आपको कभी फील नहीं होता कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वीक में आपको यूनिवर्सिटी 5 डे या 6 डे जाना हो, उसके अलावा आप जॉब भी करते हैं, तो उसकी आप कैसे अपने उसको मैनेज कर पाते हैं? हाँ, स्टार्ट में डिफ़िकल्ट तो था मेरे लिए कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी वर्क लाइफ को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। बट उसके साथ साथ मैंने जब मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो भी मेरी वर्क से ही रिलेटेड है, यानी उसके अंदर मैं डिजिटल आर्ट ही, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी जो नीश है एजुकेशन से वही है, तो मैं उन दोनों को मैनेज कर लेता हूँ। मैं अब मैनेज करने लग गया हूँ कि मैं ऑफिस और एजुकेशन को मैनेज कर लेता हूँ। ये वक्त के साथ साथ आप कर लेते मतलब हैं। आप ये फ़ील करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हुई? स्टार्टिंग में तो हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, बट ये इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी क्या वो मैनेज कर सकता है या नहीं। तो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या फ़ील्ड है और किसको आपने अपने, जैसे आप जो काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही है तो आउट ऑफ द फील्ड आप कुछ कर रहे हैं? जी जी, ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं बेसिकली 2D और 3D एनिमेशन कर रहा हूँ अपने डिजिटल आर्ट को और अच्छा करने के लिए, क्योंकि हम डिजिटल आर्ट को अगर एनिमेट कर दें तो उसके अंदर हम लाइव डाल सकते हैं। तो मैं डिजिटल आर्ट को और इम्प्रूव करने के लिए अपने एनिमेशन सीख रहा हूँ। तो मेरी जो निश है वो एनिमेशन है। अगर इसी के साथ हम कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई ऐप्स आप बता सकें कि मतलब वो अगर हम एडिटिंग करना सीखें या करना सीखें तो मतलब वो कौन सी ऐप्स के बारे में होना चाहिए? ज़रूर, हम डिजिटल आर्ट के लिए अगर हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं डिजिटल आर्ट, तो हमें फ़ोटोशॉप हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम सीख सकते हैं। और विद टैबलेट, पेन टैबलेट, हम उससे कनेक्ट करके डिजिटल आर्ट सीख सकते हैं। और हमारे साथ और भी बहुत हैं, हमारे पास प्रोक्रिएट है, हमारे पास ड्रॉ 21 सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग नीश में काम आते हैं। तो हमारे पास काफ़ी हैं, यहाँ पे लातादाद सॉफ्टवेयर हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं तो फोटोशॉप इज़ अ बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर एज अ बिगिनर। तो आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रही है डिजिटल आर्ट के बारे में या कुछ मार्केटिंग के बारे में? हम देखा जाए तो गवर्नमेंट एज सच इतना इतना कोई इनिशिएटिव नहीं उठा रही, स्टेप नहीं उठा रही, बट वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव कर रही है और लोगों में नॉलेज पैदा कर रही है कि जो लोग हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी से मिलें और उनको देखें कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं। तो उनका कुछ स्टेप्स हैं और कुछ वो बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, बट
समथिंग दे आर डूइंग। चलो इसी के साथ अगर हम ये पूछे जाएँ कि अगर हम कोर्सेज़ के बारे में देखे जाएँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, पर ज़्यादातर ये होता है कि 1 साल का डिजिटल आर्ट सिखा रहे हैं, बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम डिजिटल है कि मतलब इसका परस्यू अगर हम उस उनके कोर्सेज़ में जाएँ तो वही मतलब 6-7 महीने तो वो कुछ भी नहीं कर पढ़ा पा रहे होते। उसके एट द एंड पढ़ा रहे होते, तो उसके बारे में क्या ख़्याल है कि वो मतलब एक तरीके के बच्चों को लूट रहे हैं, या उसके बारे में आपने क्या सोचा है? कह सकते हैं, कह सकते हैं कि वो एक वेस्टिंग ऑफ टाइम है, बट अगर हम देखा जाए तो हमें वहाँ बाहर जाके एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छी मिलती है कि हम नए लोगों से मिलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जहाँ पर आप सीख रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर आप सीख रहे हैं वो जो आपके साथ बैठा है वो आपसे सीनियर हो सकता है, वो भी वहाँ पे सीनियर हो सकता है, वो आपको कुछ सिखा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए हम यूट्यूब के ज़रिए बहुत बेहतरीन यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको डिजिटल आर्ट के बारे में सिखा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं सिखा सकते हैं, और आप जितना आपके अंदर इंटरेस्ट है, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट ये एग्जांपल है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे वो आपके लिए उतनी आसानी होती रहेगी। सीनियर से आपके मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी सीनियर ने दबाया हो या साइड लाइन किया हो, या आपने कोई काम किया हो तो उन्होंने बोला हो कि नहीं ये तो हमने किया, क्योंकि देखा गया है कि क्रेडिट ले लेते हैं, तो कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस फेस किए? ये तो हर हर ऑफिस और यूनिवर्सिटी में होता है कि अगर आपके काम को वो अपना क्रेडिट बना लेते हैं, बट स्टार्ट में ऐसा होता है, हुआ भी है, बट उसके बाद जब आप अपनी आवाज़ उठाना सीख जाते हैं, जब आप बोलते हैं कि नहीं ये मैंने की है, या ये मेरी अपॉर्चुनिटी, ये मैंने अचीव की है ये चीज़, तो वो फिर रिकवर हो जाता है। बट हाँ, लोग लोग करते हैं, ये सब करते हैं, फिर आप लोगों को टैकल करना सीखना पड़ता है कि उनसे हम कैसे अपना क्रेडिट लें। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं, कि बात करने का तरीका हो, या प्रोफेशन एथिक्स भी हमारे इसमें आ जाते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स तो वर्क लाइफ और एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह काम आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कोई भी बात डिलीवर नहीं करते अगले बंदे तक तो वो आपकी बात को समझ ही नहीं सकता। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट से भी अच्छी कम्युनिकेशन रखें, और अपने जो हमारे जूनियर और सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे भी हम अपने बना के यानी अच्छी कम्युनिकेशन रखें ताकि वर्क फ्लो अच्छा से गुजरे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अब हमें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? हाँ, बेसिकली क्योंकि वो सिखाते हैं। अगर वो थोड़ा सा आपको डांट रहे हैं तो वो उनका कोई अपना अपना कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कोई फ्लॉ होगा इस वजह से। लेकिन वो सिखाते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको ये काम इस तरीके से लेके चलना है, ये वर्क फ्लो लेके चलें, तो मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है हर कभी जगह। आपको ऐसा लगा कि आपने डिजिटल आर्ट लेके रिग्रेट हुआ हो कि इसमें इनकम कम आ रही है, या कभी फैमिली प्रेशर में भी होता है कि हमारी फैमिलीज़ में ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जाए, आउट ऑफ द वर्ल्ड भी देखा जाता है कि एशियन कंट्री में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि जब बच्चा कुछ काम कर रहा हो और वो 1 साल में वो इसकी हो, तो फैमिली प्रेशर आता है। एज भी मैटर करती है कि जब हम मैच्योर होने लग जाते हैं तो हमारे को पैसों की ज़रूरत होती है और फैमिली का भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी हुआ आपके पेरेंट्स ने कभी बोला हो, या आपको कभी रिग्रेट फील हो रहा हो? नहीं, एज़ सच तो नहीं हुआ मुझे कभी रिग्रेट, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो मुझे मेरे काम में सपोर्ट करती है। अब मैं अगर एक सही इनकम अपनी फैमिली को, मैं हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम एक सही इनकम देते हैं और वो अ, हमारी जॉब को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कभी अप एंड डाउन काम में आते हैं, कभी आप बहुत अच्छा काम डिलीवर करते हैं, कभी कभी आपका काम बुरा हो जाता है, उस चीज़ को हमें लेके चलना पड़ता है, देखते हैं कि क्या मिस्टेक आ रही है उस चीज़ को, फिर आप सीखते हैं गलतियों से, तो हम उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, ज़रूरी है वो। कभी आपके बॉस ने कभी जैसे आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आपके ऊपर किसी सीनियर ने या किसी बॉस में डाल दिया, तो आपने उसको टैकल कैसे किया होगा? उसको टैकल करना सबसे बड़ी बात कि आप कम्युनिकेशन की बात आती है वहीं पे भी, कि सबसे पहले अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखें, कोशिश करें कि आप फाइट ना ले लें किसी से, और अपनी कम्युनिकेशन को बोलें कि अगर कोई डिलीवरी लेट हुई है तो आप बता दें। सच बोलना बहुत सबसे बड़ी बात है, कि सच बोलें, हाँ मैंने किया या नहीं किया, दैट सिंपल। अगर आपने किया है तो मामला वहाँ पर ख़त्म हो जाए, और अगर नहीं किया तो माने नहीं कि मैंने नहीं किया, और अगर प्रूफ है आपके पास तो आप प्रूफ दे दें, और सिंपल ईजी। तो मतलब ये काम कैसे, कभी कभी मजाक कर लेते हैं इसमें, या बिल्कुल मतलब आपको एक तवज्जो चाहिए कि नहीं भाई हमें इसके साथ करना है, कि हम मस्ती मजाक नहीं कर सकते, या कभी आपने कभी किया हो काम करते हुए मस्ती मजाक?
नहीं नहीं, काम में मस्ती मजाक तो चलती है, बट वो फिर वर्क फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा काम होगा तो फिर हमें उसी तरीके से उस काम को लेके चलना है, डेडिकेशन के साथ। और काम को हमें डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट अगर ख़राब हो जाए तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए नुकसान होता है उससे। इससे अच्छा हमारी कोशिश होती है कि काम को स्मूथली लेके चलें। और जब अगर प्रेशर हमारे ऊपर आता है तो हमारे होता है फिर सिर्फ डेडिकेशन के साथ सिर्फ काम करते हैं हम। जैसे आपने हमें बताया कि आप यूनिवर्सिटी के साथ अपने अब जॉब भी परस्यू करते हो, तो आप रात में ही जाते होंगे, तो कभी ऐसा आपको डर लगा कि कोई आपके मतलब चोरी हो रही है? क्योंकि कराची में ये है कि एक हम सेंटेंस भी बोलते हैं कि कराची में तपिश ज़िंदा है, तो कभी आपकी तपिश ज़िंदा हुई हो? नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई मेरी तबीयत ज़िंदा, क्योंकि शायद मैं अल्लाह का नाम लेके जाता हूँ और घर से बाहर, और मेरी अम्मा की भी दुआएं हैं मतलब सभी। फुल पढ़ाई वढ़ाई करके कि अल्लाह अल्लाह बचा ले अल्लाह। बेशक बेशक, वो ज़रूरत है, ज़रूरी भी है, क्योंकि हम हर दिनों में मोबाइल या चीज़ें चेंज तो कर नहीं सकते। होता है, बट डर तो होता है, लेकिन गुड सीन है। तो अगर हम इसी के साथ अगर हम बात करे जा रहे हैं, तो हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी हम बात करना चाहें, तो हमें डिजिटल आर्ट, डिज़ाइनिंग हो गई, जैसे लैंग्वेज हो गई, तो हमें स्कूल और कॉलेजेस में वो पढ़ाए नहीं जाते। वही पुराने ज़माने के कंप्यूटर साइंस हैं, अगर हम इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो वही पुरानी केमिस्ट्री फिजिक्स। तो कंप्यूटर साइंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट आना चाहिए कि मतलब इसके बारे, पाइथन के बारे में हो या एडोब फोटोशॉप। अगर हम बात कर रहे हैं कि लैब हो रही है, तो उस लैब में आप जाके देखें तो कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मैंने अपनी स्कूल में देखा तो कुछ भी नहीं करा। तो आपके स्कूल में कभी ऐसा आपने, या कॉलेज में, या आपके साथ भी यही सेम हुआ है? देखिए, कॉलेज और स्कूल्स की तो एजुकेशन बहुत पुरानी है, 90s के भी दौर से बहुत पुरानी है, और वो एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन हम अभी तक पता नहीं वो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें मुझे इस चीज़ की वजह नहीं समझ आ रही, और वो इम्प्रूव भी नहीं कर रही। हमारी जनरेशन जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी एआई आ चुकी है अभी बहुत बहुत। अभी हम अभी तक एआई को हमने स्टडी भी नहीं करना शुरू किया, पता नहीं क्यों, क्या वजह कि हमारी गवर्नमेंट ये स्टेप क्यों नहीं उठा रही कि हमें बिल्कुल ही हमारा सिलेबस चेंज हो और हमें ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाए, बनस्बत हम सिर्फ रट्टे मारते रहें। वो मेरे ख्याल से बच्चे की क्रिएटिविटी को ख़राब करती है। कभी आपका, जैसे आपने एआई का लिया, तो आपको लगता है कि एआई एक टाइम आएगा कि डिजिटल आर्टिस्ट को भी थोड़ा साइडलाइन कर रही है, या नहीं डिजिटल आर्ट की ज़रूरत जब भी पड़ेगी फ्यूचर में, मतलब आने वाले 10 सालों में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। स्टार्ट में ऐसा लगा था जब एआई ने 2023 में आ गई थी एआई, जब हर किसी के एक्सेस में थी एआई, हम लोगों को लगा कि एआई ऐसा कर सकती है। बट अगर आप एआई का अच्छा यूटिलाइज करना शुरू करें एआई को, तो आप वर्क फ्लो, वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन सब को एआई की वजह से मैनेज कर सकते हैं, और आप अच्छे और क्लाइंट्स को अपने लिए बना सकते हैं विद विद टाइम, अगर आप एआई को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। तो अगर एआई के जैसे हमने देखा है कि चैट जीपीटी में भी आ गई, कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो मैं असल में एज अ स्टूडेंट हूँ यूआईटी उस्मान, तो हमें ये होता है कि हमारे को कोई असाइनमेंट मिलता है, हमने फ़ौरन की चैट जीपीटी पे डाल दिया, हमें एक असाइनमेंट, मेरे को उसके बारे में नहीं। तो आपने कभी हुआ कि आपको कोई एक ऑनलाइन असाइनमेंट आया हो, आपने बोला कि उसने बोला कि 1 घंटे में करना है फॉर एग्जांपल, और आपने उस पर करके आपने कर दिया और सबमिट भी करा दिया, और उसने आपको पे भी कर दिया, तो इसके बारे में कभी हुआ आपका एक्सपीरियंस ये भी? चैट जीपीटी से बेसिकली हम अपना काम चैट जीपीटी से तो नहीं कर सकते। वहाँ पे ऑल्टरनेटिव एआई मौजूद हैं, जैसे लियोनार्डो डिविंची और मिड जर्नी जैसी एआई हैं जो आर्ट जनरेट करती हैं बहुत बेहतरी। लेकिन हम चैट जीपीटी की मदद से हम जो स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं, और हम उनसे सवाल कर सकते हैं, हम उनसे बोल सकते हैं कि हमें कुछ डिज़ाइन करके बताएं इन वर्ड्स। तो वो हमें अगर वो करते हैं तो हम उससे अपने जो टाइम को बचा सकते हैं उसकी मदद से। वरना अगर हम उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और जहाँ पर 2 घंटे लगने वहाँ पे हमारा 1 या 45 मिनट्स लग रहे हैं, तो हम उसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। आप, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में एआई जो आने वाली है या आएगी, तो उससे हम, हमारे जो वर्क मैनेजमेंट है, लोगों का काम है, वो कम हो जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं उनका वही रहेगा, या प्लस पॉइंट होगा जॉब पर्सपेक्टिव के लिए, या उनका भी कम हो जाएगा? देखा जाए तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एआई को किस तरीके से लेके चल रहा है। अब आगे से कुछ ऐसी भी ऑफिसेज हैं जहाँ पर बोलते हैं डीलिंग विद एआई,
यानी हमें एआई से जो एआई के साथ डील करेंगे, ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ एआई ने जनरेट की हैं जो जो अच्छा काम जो एआई के साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि एआई विदाउट ह्यूमन कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती। हमें उसके साथ एआई के साथ इन फ्यूचर मिल के ही काम करना होगा। वो हमारे लिए एक अच्छा सोर्स है, हमारे लिए बेनिफिट बना के हम एआई को इस्तेमाल। फ्रीलांसर में कभी हुआ कि आपको कभी ऐसा लगा कि डिजिटल आर्ट आप कर रहे हो और आपको पार्ट टाइम ये भी रखनी चाहिए? हाँ, फ्रीलांसिंग हम कर सकते हैं एज अ डिजिटल आर्टिस्ट, अगर आपके पास टाइम है विद जॉब और एजुकेशन के साथ। तो आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ऑन फ्रॉम डिफरेंट एप्स, जैसे लिंक्डइन हो गई और फेसबुक। यहाँ से आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपका अगर अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं जो सिर्फ आपके साथ डील करते हैं और वो आपके काम को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो आपको फ्रीलांसर अप्रोच करते हैं। तो हम अपने एपिसोड के एंड में ही जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल।